दांत खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर तैनात है, तो वहीं चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए तीनों ही केंद्रीय मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस समय बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं बातचीत के स्थल पर। इस बातचीत से पहले ही दिल्ली कूच करने के लिए किसान संघ कई रणनीति भी बना रहे हैं। किसानों की एमएसपी की मांग सहित कई मुद्दों पर आज सरकार से किसानों की बात होने जा रही है। किसान संगठनों में मतभेद और किसानों में रेल रोको, चक्का जाम और टोल जाम से जनता हो रही है परेशान। किसानों के विरोध की टाइमिंग कई सवालों की ओर इशारा कर रही है। इन्हीं सवालों और किसानों और सरकार की बातचीत से निकल सकता है समाधान पर होगी विशेष मेहमानों से चर्चा। बताएंगे यूएई और कतर के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम तक ले जाने और दोनों देशों की यात्रा के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई और कतर की सफल यात्रा हुई संपन्न। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से की मुलाकात। व्यापार, निवेश और ऊर्जा साझेदारी सहित व्यापक मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम ने 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए कतर के अमीर का जताया आभार। भारत आने का दिया निमंत्रण। किसानों के प्रदर्शन से लोग परेशान। कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। सीबीएसई की परीक्षार्थियों को आने जाने में हुई दिक्कत। उद्योग धंधों पर असर। हरियाणा के 7 जिलों में बल्क एसएमएस और इंटरनेट सेवा पर 17 फरवरी तक रोक। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा और यौन उत्पीड़न को लेकर पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेशखाली में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, ममता के दिल में ममता नहीं। बीजेपी की उच्चस्तरीय समिति शुक्रवार को करेगी संदेशखाली का दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक। एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए बॉन्ड का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश। महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार गुट को लगा झटका। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। अजीत पवार गुट को बताया असली एनसीपी राजनीतिक पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की रखेंगे आधारशिला। और इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर बनाए 326 रन। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने खेली शतकीय पारी। पहला मैच खेल रहे सरफराज खान ने लगाया अर्धशतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर यात्रा के अंतिम दिन वहां के शासक शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा की और कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों देश इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए तत्पर दिखाई दिए, जिससे दुनिया को फायदा मिल सके। पीएम मोदी ने शेख तमीम बिन हमद अल थानी के द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश कतर की 2 दिवसीय यात्रा पूरी तरह से भारतीय हितों को साधने वाली रही। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ
द्विपक्षीय बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी, निवेश सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत आने का न्योता भी दिया। Two leaders spoke. They spoke about the need for strategic investments and strategic partnership in the field of energy and technology, and to proceed beyond the bilateral relationship in this field. They also discussed issues of regional and international importance. The two leaders, of course, recalled their last meeting on the sidelines of COP28 last December. Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals of Al Dahra Company. We are extremely gratified to see them back in India. प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों को उच्च स्तर पर जोड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने का अवसर मिला है। उनकी कतर यात्रा आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी को मजबूत करने पर भी केंद्रित रही। Prime Minister's visit to Qatar is focused on consolidating the wide-ranging partnership that India and Qatar have across different fields of economic cooperation. To also, through the visit this time, build on the gains of 2016 visit, build on the gains achieved through subsequent high-level political exchanges between the two countries, and lay a foundation for what the two countries, driven by the strong leaderships of His Highness the Amir and the Prime Minister of India, can achieve in months and years ahead, in a manner that not only expands the areas of bilateral cooperation, but also increases convergences on regional issues, also looks at a partnership across in third countries, and whatever we're doing in a bilateral space, we look at that from a strategic perspective rather than from a transactional perspective. इससे पहले पीएम मोदी का अमीरी दीवान में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनकी अगवानी की। गौरतलब है कि भारत और कतर के बीच व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ये दोनों देशों के हितों से जुड़ा मुद्दा है। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री अपनी सफल यात्रा के बाद देश वापस लौट रहे हैं और देश में चल रहे किसानों के विरोध को देखते हुए किसानों के प्रदर्शन से लोग परेशान और हलकान हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सीबीएसई परीक्षार्थियों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन का असर उद्योग धंधों पर भी देखा जा रहा है। इस बीच हरियाणा के 7 जिलों में बल्क एसएमएस और इंटरनेट सेवा पर 17 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। किसानों का एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाज के कई दूसरे वर्गों पर भारी पड़ने लगा है। किसानों के आंदोलन के कारण इन इलाकों में मौजूद उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं बोर्ड परीक्षाओं के चलते छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के कारण विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विशेष तौर पर बॉर्डर के आसपास के स्कूलों में स्कूल वैन पर रोक लगाने के कारण विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना समस्या बन गया है। वहीं इंटरनेट बंद होने की वजह से बच्चों को तैयारी में भी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकती नजर आ रही है। बोर्ड की तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी चिंता खाती है कि कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हमारे पेपर रद्द हो जाएं,
इसलिए मैं एक किसान की बेटी होने के नाते मैं किसान भाइयों से विनती करती हूँ कि आंदोलन को ख़त्म करें। हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं इस समस्या को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है। मुझे यही निवेदन है किसानों से ताकि वो इसे रद्द कर दें और हमारी तरफ भी ध्यान दे सके ताकि हम बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे कर सकें। मेरा बच्चा है वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। एज ए CBSE के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं और उसके कारण बच्चा भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बार बार ये किसानों का आंदोलन है, इसकी वजह से उसका जो माइंड है वो अपसेट हो रहा है। वो सोच रहा है कि ये अपने एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन ना हो जाए। बार बार टीवी पे किसान आंदोलन की न्यूज़ देखकर वो चिंतित होती है कि किस प्रकार से ये आंदोलन आगे कहीं उग्र ना हो जाए और उनकी वजह से उनके रास्ते बंद ना हो जाए, कहीं एग्जाम टाइम के ड्यूरेशन में उनको डिस्टर्ब ना होना पड़े, कहीं उनकी बस के साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, अगर स्कूल में आए तो बाइक से आएंगे या उनको जल्दी उठना पड़ेगा या अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी किसान आंदोलन के चलने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि बॉर्डर एरिया पे हमारा जो स्कूल है यहाँ पे, तो आने जाने के लिए जैसे बस सुविधा थी वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो बच्चे आ जा नहीं पा रहे, अप डाउन कैसे करेंगे, तो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन से व्यापारी वर्ग भी काफी प्रभावित हुए हैं। एम्प्टी बैरल्स की ये फैक्ट्री जो बॉर्डर नाकेबंदी की वजह से प्रभावित हुई है, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। बॉर्डर बंद होने से ट्रक फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर तरफ चुनौती के बीच यहाँ की लगभग 5000 फैक्ट्री और 1 लाख के करीब मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है, जहां लगातार आवाजाही के बीच 5 पेट्रोल पंप आते हैं। इनमें 100 से अधिक लोग काम करते हैं, लेकिन किसान प्रदर्शन के मद्देनजर की गई सुरक्षा व्यवस्था के कारण ये पंप सूने पड़े हैं। तो वहीं बहादुरगढ़ व्यापारी संगठनों ने किसानों से विनम्र निवेदन किया है कि वो प्रदर्शन के जरिए उनके व्यापार को हानि ना पहुंचाएं, ताकि मजदूरों और व्यापारियों का कामकाज चल सके। पहले हमारे को कहीं से माल मंगाते थे तो मान लो 2000 रुपए किराया देना पड़ता था। अभी वो क्या है कि 5000 रुपए तक किराया देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो 3000 रुपए बढ़ गई है। तो हमारा मार्जिन स्क्वीज हो गया है। ट्रकों की पहुंचने का ये है कि दिल्ली के अंदर कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वहां से दूसरी गाड़ी भेजते हैं, फिर वो माल को ट्रांसफर करके यहाँ पे छोटी गाड़ियों से लाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। अब उसमें अगर वो गाड़ी सीधी अगर हमारे पास आ जाती तो हमारे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 3000 रुपए पड़ रही है वो नहीं पड़ती। पिछले सर 3 दिन से प्रॉपर तरीके से बंद है, न कोई डीजल न पेट्रोल CNG कुछ नहीं बिक रहा। पिछले इसी 2021 में 13 महीने बंद रह गया था। यहाँ पे 5 पंप है, ये 5 पंप पर करीबन 100 एम्प्लॉय होंगे। सबकी मान लो अब कै दिन चलता है, अभी तो रखा हुआ है, फिर वो नहीं चल पाएंगे लंबे। पर डे की हमारी कम से कम 5-6 लाख रुपए की सेल होती थी। 2020 से 1 साल बिजनेस चला, बीच में थोड़ा सा उठे, अब ये फिर शुरू हो गया, अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। थोड़ा सा भी काम स्टार्ट हुआ था तो इनका दोबारा बंद होने से रोड आप देख सकते हो कितना बंद पड़ा है। इससे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठप है। अभी जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल बंद पड़े हम तो। यहाँ पे सर मुझे 11 तारीख को 11 बजे रोका था, बोले थे सुबह 5 बजे 2 घंटे में निकाल देंगे। मैंने कहा सर मुझे 4 किलोमीटर जाना है बस, तो बोले सुबह निकाल देंगे। सुबह की कह के आज सर 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे खाली होनी है और इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, सर मेरी में शीशे का फ्रीज है, खाली करके इधर ही ले आऊंगा मैं गाड़ी, फोन नंबर है, गाड़ी नंबर है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं सुनने को तैयार है। दिल्ली और हरियाणा के बीच टीकरी बॉर्डर में किसान संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कई चरणों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई हैं और बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। लेकिन इन सबके बीच आम लोग पिस रहे हैं और जो 2 वक्त की रोटी के लिए रोज अपनी आजीविका कमाने निकलते हैं, उनको भी अब जरूरी सामानों के लिए पैसों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि प्रदर्शन के चलते उनकी कमाई का जरिया बंद हो गया है। इन सभी मसलों पर सभी पक्षों को सोचने की जरूरत है, जिससे सबके हितों की रक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
किसान संगठन बार बार एमएसपी को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये मुद्दा नजरअंदाज किया जाता है कि केंद्र सरकार किसान परिवारों और खेती की दशा दिशा सुधारने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। इसमें उर्वरकों पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। साल 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए और उर्वरकों की सब्सिडी पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन आदि पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो केंद्र सरकार हर एक किसान पर वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष यानी हर साल लगभग 22,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे करोड़ों किसानों की फसल क्षति की भरपाई की जा रही है। कृषि उपज को बाजार से संबद्ध करने के लिए 10,000 कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक इसमें से 7,774 बन चुके हैं, तैयार हैं। इन्हें इक्विटी अनुदान एवं ऋण गारंटी कवर के रूप में 357 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। खेती को आसान एवं आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में हर साल औसतन 640 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो मौजूदा केंद्र सरकार लगातार किसानों की आमदनी को दुगना करने और उनकी खेती किसानी को फायदेमंद बनाने के लिए कई ऐसे कदम उठा रही है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार किसानों का जो विरोध है एमएसपी को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं, ये असल में विरोध है क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। तो आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है, किसानों का विरोध, जनता में रोष। विनोद आनंद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सदस्य हैं आप एमपी प्रधानमंत्री की कमेटी एमएसपी और एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दों के सदस्य हैं इस कमेटी के, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर RS परोड़ा साहब हैं, फॉर्मर DG ICA और सेक्रेटरी DARE। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विनोद साहब आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लगातार किसान, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली से आने लगने वाले सभी बॉर्डर पर इस समय तैनात हैं। मांग एक है एमएसपी को लेकर, ये मांग है किसानों की नीति है, कृषि नीति है या राजनीति है, ये है क्या? ये पूर्णतः राजनीति है। खेती की बातचीत अगर करनी होती तो चंडीगढ़ में हमारे कृषि मंत्री आज हैं और कुछ दिन पहले भी गए थे जब इन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ जाके खेती बाड़ी की बात करे आते। और भी अगर इनको खेती बाड़ी की बात करनी होती तो 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो 3 नाम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रस्तावित थे, या उसमें कुछ सुधार भी अगर इनको करना था तो ये लिखित रूप में कुछ बयान देते या उस समय बातचीत करते। तो निश्चित रूप से इनको किसानी की बात नहीं करनी है, खेती की बात नहीं करनी है। एक राज्य है पंजाब, जहां लोग संगत में रहते थे और पंगत में खाते थे। वर्तमान में वहां की राजनीतिक दिशा ऐसी बिगड़ चुकी है कि उनसे सुधारा नहीं जा रहा। फिजिकली इरिस्पॉन्सिबल स्टेट है, बिजली पानी फ्री और सब कुछ उनको फ्री चाहिए। और उनसे जब राज्य नहीं संभाला जा रहा तो कुछ उपद्रवी किसानों को इस माध्यम से कृषि की बातचीत करने के लिए इस तरीके से मत भ्रमित करके वो दिल्ली भेज रहे हैं। बात एमएसपी की नहीं है, बात एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरा देश का किसान नहीं चाहता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन से किसान के प्रतिनिधि हैं जो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेके इतना अड़े हुए हैं। तो एंटी स्टैब्लिशमेंट कुछ फोर्सेज हैं। और लेकिन विनोद साहब आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो तमाम किसान वहां मौजूद हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसानों के लिए एमएसपी हर बार एक इतना बड़ा मुद्दा है
तो इस मुद्दे के पीछे असलियत क्या है, क्या मांग है उनकी, जिसे नहीं सरकार या तो पूरा कर पा रही है, व्यवहारिकता में नहीं है, या कानूनी दायरे में लाया नहीं जा सकता है, या किसी भी देश में एमएसपी को लेकर कोई कानूनी दायरा नहीं होता, सरकार क्या अलग विकल्प दे रही है? आखिर इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आप देश की कानून व्यवस्था को देखें या संविधान को देखें तो अगर हम किसी पार्लियामेंट में किसी बिल को पास करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसका प्रावधान भी होना चाहिए। पूरा भारत से कब खरीदारी होता है? पंजाब और हरियाणा का एक एक दाना आप खरीद लें और बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी सीमांत राज्यों के किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो फूड सिक्योरिटी के नाम पे कुछ एक दो राज्यों को जो विशेष प्रावधान दिया जाता है या पहुंचाया जाता रहा, उससे हमें बाहर निकलना होगा। हमें पूरे भारत के किसानों के बारे में सोचना होगा। इसलिए एमएसपी की लीगल गारंटी जो है वो पॉसिबल तो नहीं है। और पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश बता दे जहां पे सरकारें एक एक दाना खरीदती हो, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश बता दें। तो ये कोई दूसरा ब्रह्मांड अगर बनाना चाहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, पानी बचाने की भी तो लीगल गारंटी होनी चाहिए। जो 3000 लीटर प्रति खर्च हो रहा है प्रति किलो, और इसके साथ साथ में और भी कई समस्याएं हैं जिनसे ओतप्रोत हो रहे हैं। तो अगर इनसे जब दिल्ली नहीं संभलता था तो पंजाब के किसान नहीं संभल पा रहे हैं, और पंजाब में जो मूलभूत सुविधाएं इनको देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे हैं। ना ही कांग्रेस की सरकार दे पा रही थी, और ना ही वर्तमान की में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी नहीं दे पा रही है। तो उनके किसान नाराज हैं, और उनके किसानों को की नाराजगी, उन्होंने कहा कि जाओ दिल्ली जाकर के तुम जाके इसका रास्ता मांगो। तो किसानों को मत भ्रमित किया जा रहा है। कृषि राज्य का विषय है और हमारे कृषि मंत्री ऑलरेडी वहां हैं, उनसे बात करें। पंजाब के किसानों के हित के बारे में पंजाब सरकार नहीं सोच पा रही है, ये राज्य का विषय है। हमारे साथ परोदा साहब भी मौजूद हैं। परोदा साहब, आपका इतना लंबा एक तरह से रिसर्च रहा है, हम जानना चाहेंगे एमएसपी को लेकर जो लगातार बात हो रही है, जिस तरह से विनोद साहब ने कहा कि वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, कानूनी दायरे में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उसके अन्य तमाम चीजें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी ही देखी गई है और कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने किसानों को लेकर एमएसपी को लगातार एक खास तवज्जो दी है, साथ ही साथ अन्य कई ऐसे एक तरह से योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे किसानों को उनके किसानी में, कृषि में उन्हें मुनाफा हो। पहली बात तो मैं कहूँगा कि किसानों का विरोध और जनता में रोष, जी, ये जो आप इस प्रोग्राम में दिखा रही हैं हेडलाइन, तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से कर रहे हैं या उनकी समस्याएं हैं? और गवर्नमेंट भी क्यों सोच रही है कि उनकी डबल इनकम कर दी जाए, उनको जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है कुछ सहायता दी जाए और उनको ई नाम के द्वारा मार्केट से जोड़ा जाए ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्केट के थ्रू ना हो। तो सोचने की बात यह है कि जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था उस समय सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एमएसपी के बारे में देखेगी कि उसको किस तरह से असरदार किया जाए या पारदर्शक किया जाए। कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको कानून का अधिकार देने वाली बात तो रखी नहीं गई। तो ये कमेटी अब अगर पीछे 1.5 साल में 37 इसकी जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके 26 सदस्य हैं, तो अब तक क्या निकला है, क्या सॉल्यूशन निकाला गया है इसका? तो कोई अगर सड़क पे आता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो सड़क पे क्यों आ गया। सड़क पे कोई मजबूरी हुई होगी ना उसकी। परोदा जी, आपकी ये बात काफी हद तक ठीक लगती है कि 37 बैठकें हो गई, 20 सदस्य हैं, तो इन 37 बैठकों में क्या निकला? आपने कहा कि कानूनी दायरे में लाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन क्या आपको ऐसे लगता है कि जनता को जिस तरह की परेशानी हो रही है, इन बातों को बैठ के भी किया जा सकता था? परोदा जी, किसान भारत के लिए कोई बाहर के नहीं है, कोई नए नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के को तकलीफ देने के लिए लोग सड़क पे क्यों आते हैं? कोई उसके लिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को समय पर समझा जा सके और उसके लिए समाधान निकाला जा सके। अगर उसमें समाधान 2-2 साल में भी नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। उस कमी के लिए हमें देखना होगा, हमें
इम्पार्शियल होकर के देखना होगा कि कैसे इसको सुधारा जाए। और इस कमेटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि एमएसपी पे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एमएसपी की बात कह रहा हूं मैं जी। पीछे 3 साल में हमारा प्रोक्योरमेंट कम क्यों होता जा रहा? एक तरफ तो पैदावार बढ़ती जा रही है जी, और प्रोक्योरमेंट घटता क्यों जा रहा है। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम 67% लोगों को जो है गेहूं, धान और मक्का वगैरह जो है वो फ्री दे रहे हैं 5 किलो। परोदा साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ विनोद साहब मौजूद हैं, एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं। विनोद साहब चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दें। तो बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आप पितामह हैं आईसीआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, और काफी वरिष्ठ हैं। और किसान तो आप हैं ही हैं, मेरे को किसान तो आप हैं ही हैं। मैं अपनी बात कह दूं, एमएसपी लास्ट ईयर की में मुझे 1500 मैं अपनी बात कह दूं, गेहूं बेचा गया। मैं अपनी बात कह दूं, खुद बेचा है अपना गेहूं 1500 रुपए पर जी। मैं अपनी बात कह दूं, परोदा जी वो अपनी बात पूरी कर लें। मैं अपनी बात कह दूं। आपने कमिटी पे जो आरोप लगाया है, सबसे पहले मैंने आरोप नहीं लगाया। आपने कहा कि क्या वो बताइए। आपने ये कहा कि 2 साल से 1.5 साल से कर क्या रहे हैं। तो वर्तमान में आईसीआर के जो डीजी साहब हैं हिमांशु पाठक जी, वो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, उनको सारा कुछ मालूम है। और कमेटी की बैठकों में हम जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, जो रास्ता निकालते हैं, हम मीडिया से शेयर नहीं करते। तो जो आधिकारिक तौर पे जो हम बैठ के कर रहे हैं और उस पे जो रास्ता निकाला है वो बड़े अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं एक बता दूं, हमारी सब कमेटी भी बनी है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। बड़ौदा साहब मैं अपनी बात कह लूं, बड़ौदा साहब वो अपनी बात कर ले, हम फिर आपके पास आएंगे। उम्र में आपसे काफी छोटा हूं, फिर आपकी बात सुन लूंगा। फिर सवाल रखिएगा और फिर वो जवाब देंगे, लेकिन उनको जवाब दे लेने दीजिए पहले जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो भारत में जितनी मंडियां हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मंडियां होनी चाहिए ऐसा आपका भी मानना होगा। तो पैक्स से अपेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले समय में किस प्रकार से नीति बने, वैसी नीति नहीं बनेगी तो आप 2020-24 की बने, 2075 की नीति कैसे बने मंडीकरण की, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसमें तो काफ़ी मुद्दे होते हैं, पेचीदगी वाला मामला है। आप तो स्वयं एक डॉन रहे हैं, डॉन इन द फील्ड ऑफ आईसीआर। तो आज की तारीख में जो 10 टन उत्पादन हो रहा है, 4.5 लाख टन सीरियल्स का और लगभग 5 टन जो हमारा वेजिटेबल और जो फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर का उत्पादन हो रहा है, उसके सप्लाई चेन को शेड्यूल करने के लिए, ठीक करने के लिए, जिसमें किसानों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उस पर काम ये कर रहे हैं कि सबसे बड़ी भंडारण योजना बना रहे हैं, पूरे भारत में खरीदारी कैसे हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ना कि हरियाणा और पंजाब में ही सिर्फ खरीदारी होते रहे और बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बाकी के राज्यों में खरीदारी ना हो। और सारा का सारा जो एमएसपी है वो 4 चीजों के ऊपर आधारित ना हो, यानी कि धान, गेहूं, केन और आपका कॉटन। अभी तक तो यही होता है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है उसमें सारा का सारा इन 4 चीजों के ऊपर खर्च होता रहता है। और दलहन तिलहन एक कार्टेल है, उसके हिसाब से आप विदेश से आयात करते रहे। ई समृद्धि पोर्टल बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा पैक्स के लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल काउंसिल बनी है। तो काफी दूर तक हम चल के आए हैं और एक लंबा आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ना कि हम एक वैसे इसको लपेट के जैसे तैसे काम कर दें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आदेश दिया है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी दिया है, फसल विविधीकरण का। फसल विविधीकरण एक ऐसा विषय है, आप उसको समझते होंगे, बहुत पेचीदगी वाला विषय है। पूरे भारत में 590 से ज्यादा क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं और सिर्फ 2 ही वेराइटी पे एमएसपी क्यों मिले, पैडी की, बाकी के लोग क्या करेंगे। कई राज्यों में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है और कृषि चूंकि राज्य का विषय है, इसमें इसलिए पेचीदगी ज्यादा है। तो इन सारी समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, परंतु मीडिया से बैठ के बातचीत नहीं कर सकते उस बारे में। हाँ, उन सारे 3 किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आने हैं, जो नहीं आए, जिनका अभी भी आमंत्रण है, जिनको अभी भी आमंत्रित कर रहा हूं, आपके माध्यम से भी आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए, बैठे, उनकी समस्या सुनेंगे और बातचीत का समाधान निकालेंगे। सड़क पे समाधान नहीं होता, रास्तों पे समाधान नहीं होता कि फ्री बिजली हम देते जाएं और आप पानी निकालते जाएं और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब का कम हो और महाराष्ट्र का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो कब कैसे ये कैलकुलेट होता है, कम से कम उस पर भी तो आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पंजाब में आज तक मैं आपको बता दूं और हरियाणा में आज तक पेपर पे सर्वे होता था, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ से जो सारा जो कॉस्ट आता है उसका, अभी उसको डिजिटलाइज किया गया है। बहुत दूर तक बहुत लंबी सोच सोची जा रही है। ये मोदी जी का भारत है, ये डिजिटल एग्रीकल्चर है, अमृतकाल है और हम 2074 की बात कर रहे हैं। और मैं इसके साथ एक और आपको बात बता दूं, एनर्जी जनरेटर हमारा फार्मर कैसे हो, पूरी पराली की समस्या का समाधान कैसे हो, हम इन सारी बातों पे थ्रेडवेयर चर्चा कर रहे हैं
और अगर आप समय दें तो मैं आपको और बताऊंगा, आपके घर पे आके आपको सारी बातें बताऊंगा। परोदा जी को भी सुन ले विनोद जी, क्योंकि परोदा जी शायद किसानों के उस पक्ष को रखना चाह रहे हैं। परोदा जी, हम जानते हैं जिन बातों को आप कह रहे हैं वो भी सच है, और कमेटी इसीलिए बनी थी कि किसानों के तमाम मसलों को एक सही प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा हो सके, उसके समाधान ढूंढे जा सके। मसला ये है परोदा जी, क्या ये वक्त जहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, जहां जनता परेशान हो रही है, क्या किसान परेशान नहीं हो रहा? किसान भी परेशान है, हम ये भी मान रहे किसान परेशान है। भारत में सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही किसान है क्या? बिहार में किसान नहीं थे? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं थे? महाराष्ट्र में किसान नहीं थे? मध्य प्रदेश में किसान नहीं थे? संविधान में, कर्नाटक में और केरला में किसान नहीं थे? तमिलनाडु में किसान नहीं थे? परोदा जी, इस बात का भी जवाब हमें देखना होगा। परोदा जी माफ करिएगा, बस एक बात कह रही हूँ कि इस बात का भी जवाब देखना होगा, और लोग इस सवाल को कर रहे हैं कि आखिर क्यों पंजाब का ही किसान सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यही वही किसान जिसने भारत को हरित क्रांति दिलाई, जिसने हमारा सिर दुनिया में ऊंचा किया, उसकी कोई तो समस्या होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उनको अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में लागू नहीं किया है पंजाब की सरकार ने परोदा जी, और आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड पे पंजाब के किसानों का कितना बकाया है। आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि फ्री बिजली से मैं जो कह रहा हूँ, आप उसको समय देंगी तो आप सुनिए, नहीं तो अगर आपको बात करनी है तो आप करिए। नहीं, बिल्कुल आपको आमंत्रित इसीलिए किया है, आप कहिए। देखिए, पहली बात तो कि इस कमेटी में जो मेन मुद्दा है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। जो कुछ भी हमारे सदस्य विनोद जी ने कहा, इसके बारे में कुछ बात नहीं बताई। बहुत सी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर जो मेन मुद्दा है जिसके लिए 2 साल से किसानों को हमने बताया कि अब MSP के ऊपर हम एक समाधान निकालेंगे, तो वो समाधान क्या है वो तो कुछ नहीं बताया। अब हम कह रहे हैं कि हम जो है स्टोरेज बहुत बनाएंगे, मंडियां और बहुत बनाएंगे, किसानों को मंडियों से जोड़ेंगे। पंजाब में तो किसान मंडियों से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि उसको उसकी लागत की जो है वापस कीमत नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो एक प्रोक्योरमेंट होता है, वो अब बाजार में अगर उसको कम पैसे पे देना पड़ेगा तो उसको परेशानी है ना। मुझे खुद को परेशानी है, मैं तो राजस्थान का किसान हूँ, और 2100 रुपये का जब रेट पिछले साल था, मुझे 1500 रुपये में गेहूँ देना पड़ा। तो प्रॉब्लम है, तो उसको देखने की बात है कि ये भी मैं नहीं कहता कि सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। हर एक प्रदेश गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, प्रोक्योरमेंट को उनको भी करना होगा। और FCI का प्रोक्योरमेंट, जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करके और गरीब लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रोक्योरमेंट तो बढ़ना चाहिए ना, घटना क्यों चाहिए? कोई इस बात को भी तो सोचे। और अगर वो घट रहा है, 5 मिलियन टन घट गया अगर 2 साल में, तो ये तो फिर मतलब ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट तो नहीं हो रहा ना। और दूसरी बात ये है कि किसानों की लागत बढ़ रही है, तो लागत जो बढ़ रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता होगी। और इस कमेटी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं वो इतनी डिफ्यूज हैं। एक तो यह है कि टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, और दूसरी है कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करना। क्रॉप पैटर्न तो हर स्टेट का मसला है, आप उसमें क्या बता पाएंगे, हर स्टेट मानेगी या नहीं मानेगी? तो मेन मुद्दा तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का MSP, हम 65 साल से 1965 से स्टार्ट की थी इसको हमने, और अब तक चलती आ रही है। और उसकी जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो स्वामीनाथन कमीशन ने भी कहा और किसान लोग भी मांग रहे हैं। तो फिर इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है वो C2 के ऊपर 50% वो नहीं करता। तो C2 अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि हम किसानों को प्रॉपर असेसमेंट करके उनको मिलना चाहिए। और उद्योगों में तो सब लोग अपनी कीमत डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम कीमत किसान की डिसाइड करते हैं, और किसान की कीमत डिसाइड करनी है तो कुछ सोच के तो करना होगा ना। ये तो नहीं कि वो क्या रिसीविंग एंड पे रहें। तो अब पंजाब के किसानों ने हमें जो है कहना चाहिए कि सेल्फ निर्भर भी किया है,
और अगर सेल्फ निर्भर उन्होंने किया है तो हमें उनका गर्व है। तो ये तो नहीं ना कि अब हमको कहें कि अब वो सड़क पे आके कुछ मांग रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए और सब सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं परोदा साहब, यही शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, ये बातचीत के जरिए हो सकता था। तो एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में आपका खुद कहना है कि 37 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। मानते हैं कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया होगा, लेकिन क्या निष्कर्ष पे किसी चीज के पहुंचने के लिए हमें चक्का जाम करने की जरूरत है, टोल को रोक देने की जरूरत है कि लोगों की आवाजाही ना हो, रेल रोकने की जरूरत है? इस पे सोचने की जरूरत है परोदा साहब। और साथ ही साथ आखिर ये सवाल लगातार हो रहा है कि क्यों पंजाब के किसानों को ही है। हमारे साथ सदस्य एमएसपी कमेटी के बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि इन तमाम मसलों पे लगातार बातचीत हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आज तीसरे दौर की बातचीत इस समय चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी है। किसान संगठन और साथ ही साथ सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है, इसमें इस गतिरोध को दूर किया जा सके। हालांकि कई ऐसे किसान संगठन हैं पुरोधा जी जो इस समय आपके साथ नहीं है, जो 2021 में आपके साथ थे, तो वो भी कोई कारण जरूर होगा कि उनका भी एक मतभेद है, उनका साफ कहना है। मैं कुछ करेक्ट कर दूं अगर आप इजाजत दे तो। किसान सड़क पे ही ना आए, उसके लिए कोई एक आयोग नहीं बन सकता किसानों का? कितने आयोग बनाएंगे? विनोद जी हमारे साथ हैं, विनोद जी उसका जवाब दे रहे हैं। आयोग बनाएंगे और जो कितने कमिशन बनाएंगे समझ करके और समाधान निकाल सकें? शेड्यूल कास्ट का आयोग है, बैकवर्ड क्लास का आयोग है, कितने आयोग बनाएंगे? नहीं हो सकता। हम किसानों को प्रथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश था, अब हम कृषक को प्रधान विनोद जी आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम कमेंट और फिर हम ये कितने आयोग बनाएंगे, कितनी कमेटियां बनाएंगे? सब में किसानों के लिए तो आयोग नहीं बनना चाहिए। नहीं, किसानों के लिए आयोग था, सोमपाल जी ने बनाया था, सोमपाल जी ने शुरू किया था। बाद में स्वामीनाथन साहब आए, 200 से ज्यादा उसकी रिकमेंडेशंस आए, उस पर काम चला, रिपोर्ट आया, दलवाई साहब की कमेटी आई। अब हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने काफी किया। मुझे कुछ एक सवाल का आप जवाब दे दें। देखिए ऐसा है कि जो आपके आंकड़े थे कि प्रोक्यूरमेंट कम हुआ है, वो अब वो इक्विटेबल हुआ है, इसलिए आपको दूसरे फसलों की प्रोक्यूरमेंट बढ़ी है। सिर्फ धान और गेहूं की प्रोक्यूरमेंट हो, ऐसा काम नहीं करना। तो आप आंकड़े जरा देश को सही बताएं। रोदा साहब 22 ऐसी फसलें हैं जिसमें ऐतिहासिक इजाफा हुआ है एमएसपी में, तो धान और चावल तक सीमित न रह के आगे बढ़ा गया है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। माफ करिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है पुरोधा जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपके भी जो तमाम ऐसे मतभेद हैं, मिनिस्ट्रीज की फर्टिलाइजर की है वो भी इसमें ऐड हो गई है, तो इजाफा तो हो ही जाना है। नहीं, तो अलग से 2.5 लाख करोड़ का है फर्टिलाइजर की, वो सब्सिडी अलग से है, और नैनो यूरिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में ये बहस लंबी है, समय कम है। हमें लगता है कि एक कमेटी बनी है जिसमें तमाम मसलों पे बात हो रही है और चंडीगढ़ में भी इस समय बातचीत जारी है। उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोधा साहब, आपका भी, विनोद जी आपका भी स्टूडियो आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। यूपीआई कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ कथित तौर पर हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा में से किया वॉकआउट। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के अन्य नेताओं ने कोलकाता में विधानसभा से भाजपा नेताओं के विलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में बड़े स्तर पर हिंसा की घटनाओं के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा जहां इसे ममता बनर्जी सरकार की असफलता बता रही है, वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। संदेशखाली मामले पर बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा ने हल्ला बोल दिया है। भाजपा विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के अन्य नेताओं ने कोलकाता में विधानसभा से भाजपा नेताओं के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1 घंटा हम लोग धरना प्रदर्शन किया असेंबली का गेट में। चोर ममता मुझे और मेरा 5 साथी को असेंबली से निलंबित किया, संदेशखाली के लिए आवाज उठाने के लिए। हम लोग 144 को ओबे करते हुए 1+3 MLA हम लोग संदेशखाली जा रहा हूँ। संदेशखाली घटना को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संदेशखाली घटना को लेकर पूर्व बर्धमान में विरोध प्रदर्शन किया। संदेशखाली घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को भाजपा ने शर्मनाक बताया है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र का दौरा किया। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। अरुण हल्दर ने बताया कि संदेशखाली के लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला। आयोग की एक सदस्य ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, लेकिन उनके दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। संदेशखाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, पीड़ितों से बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे। संदेशखाली हिंसा पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि केंद्र सरकार से आग्रह है कि मामले की जांच के लिए एनआईए भेजी जाए। टीएमसी के कैडर, टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहां और उनका गुंडा मिलके हिंदू महिला लोग का अपमान किया, दर्शन किया। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बुला के लेके जाता था। सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। नेशनल एससी कमीशन, नेशनल विमेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सख्त से सख्त सजा दे ये सरकार को और ये मुख्यमंत्री को। और केंद्र सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि एनआईए भेजकर ये जो गुंडा है शेख शाहजहां, इनको पकड़ के घिसते घिसते दिल्ली लेके जाए।
इस बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिका में पुलिस की निष्क्रियता, गवाहों और वकील को धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुकदमे को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। संदेशखाली में स्थानीय महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की भी मांग की है। पिछले महीने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान शाहजहां के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद से ही शाहजहां फरार है। क्षेत्र में हिंसा को देखते हुए 7 ग्राम पंचायतों और उसके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड्स खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचना बंद करने को कहा है। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। बेंच ने माना कि ये स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड्स पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप देगा। 13 मार्च तक ईसीआई को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड्स योजना पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग
और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना है। चुनाव आयोग के नतीजों के बाद एनसीपी की पार्टी और चुनाव चिन्ह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास जाने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लिया है। अजीत पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं। अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों का एक समूह राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी आधारशिला भी रखेंगे। करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क में इसे मिला दिया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेवाड़ी हरियाणा की आधारशिला रखी जा रही है। इस पर लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय 17 एकड़ में फैला है, जिसमें 1 लाख वर्ग फुट से अधिक इंडोर जगह है। ये महाभारत की महाकाव्य कथा और गीता की शिक्षाओं को जीवंत करेगा। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। जिन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें रेवाड़ी काठुवास रेल लाइन, 27.5 किलोमीटर का दोहरीकरण, काठुवास नारनौल रेल लाइन जो कि करीब 24 किलोमीटर का दोहरीकरण होगा, भिवानी डोब भाली रेल लाइन ये 42 किलोमीटर का दोहरीकरण होगा और मान्हेरू बवानी खेड़ा रेल लाइन ये तकरीबन 31 किलोमीटर का दोहरीकरण इसमें शामिल है। इन रेलवे लाइनों के दोहरीकरण से क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी रेल लाइन जो कि 68 किलोमीटर है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे रोहतक और हिसार क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रेल यात्रियों को इसका लाभ होगा। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी,
सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत सहायता और सहायक जीवन उपकरणों के वितरण के लिए देश भर के 60 जिलों में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पूरे देश में एक समावेशी समाज के लिए एक सार्थक दृष्टिकोण तैयार करना है। इसके माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सशक्तिकरण और उनके जीवन को विभिन्न सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाता है। सहायक उपकरणों के वितरण करके योजना के तहत लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से राजकोट में शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में वुड की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी बिना खाता खोले वुड का शिकार बने। रजत पाटीदार 5 रन बनाकर हार्टले की गेंद पर आउट हुए। 33 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 204 रन की साझेदारी हुई, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी साझेदारी है। रोहित शर्मा ने शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। रोहित को 131 के स्कोर पर आउट कर वुड ने ही इस साझेदारी को तोड़ा। और अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मुझे दीजिए अनुमति। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी BES एक्सपो 2024 के 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आज राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस पर दिल्ली में 3 स्मारक सिक्के लॉन्च किए। इन सिक्कों में भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ रही है। यदि सिक्कों की बात करें तो एक सिक्के में 1 सींग वाला राइनो, तो वहीं दूसरे में गौतम बुद्ध और तीसरे में रामलला को दर्शाया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने निजी क्षेत्र और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ MOU साइन किया है। MOU साइन करने वाली संस्थाओं में गूगल, फ्लिपकार्ट, अपग्रेड, UPS, टाइम्स प्रो, रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इससे अब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए छात्रों को दक्ष बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुवाहाटी में फ्यूचर स्किल समिट 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में प्रदर्शनी स्टॉलों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और तकनीकी विभागों के छात्र भी शामिल हुए।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। गुरुवार को हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने अदालत से ज्ञानवापी परिसर के 2 तहखानों की एएसआई से सर्वे कराने की अपील की है। अदालत के आदेश पर एएसआई ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वे कर चुकी है। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा से निष्कासित होने के बाद अब ईडी ने मोइत्रा को नया समन भेजा है। ये समन उन्हें फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भेजा गया है। महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में यह फैसला सुनाया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अमेरिका के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान जनरल मनोज पांडे अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो 17 फरवरी शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बारीक जानकारी मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश की 10% आबादी किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।